हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने लिखा है हाइपोथेसिस। ऐसे तो आप सभी लोग हाइपोथेसिस से अच्छे से परिचित हैं और इसका मीनिंग भी जानते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस ये होता है जब हम कोई टेंटेटिव आंसर करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि ऐसा है या कुछ मान कर चलते हैं, तो वो हाइपोथेसिस होती है। जब हम किसी भी चीज़ का एक प्रारंभिक विचार देते हैं या हाइपोथेटिकल कोई आंसर देते हैं तो वो हाइपोथेसिस होती है। ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ उन पर की पॉइंट हैं जो हम फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बहुत कम डेफिनेशन लिख रखी है क्योंकि हम शॉर्टकट में अभी सिर्फ स्टडी मेथड आपको समझा रहे हैं। तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इस स्टडी मेथड में क्या होता है, इसलिए हम इसको डीपली नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें जब हम हाइपोथेसिस पे आएंगे तो ढेर सारी डेफिनेशन हैं जिनके बारे में हम सीक्वेंस में एक एक की पॉइंट से सारी आपको लर्न कराएंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएंगे और डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हाइपोथेसिस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एक ना एक आएगा, तो उसको हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से सिर्फ इतना जानेंगे हाइपोथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सिर्फ उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है सिर्फ 3 लोगों की डेफिनेशन, जबकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है। अगर हम यहाँ लिखते तो एक बार में डेफिनेशन ही डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए हमने सिर्फ 3 को लिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे पर्सनली भी होता था, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आप इस तरह से कंफ्यूज ना हों, और बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसको समझाऊंगी, तो आप बहुत ध्यान से देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग है। लुंडबर्ग का मैंने की पॉइंट बताया था जनरलाइजेशन, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है हाइपोथेसिस या उपकल्पना को मानते हैं। उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है। काम चलाओ निष्कर्ष की जगह कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि सामान्यीकरण है, ये भी लिखा होता है, मतलब जनरलाइजेशन भी है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है निष्कर्ष लिखा हो, कहीं हो सकता है सामान्यीकरण लिखा हो। अब ये ना हो कि अगर सामान्यीकरण नहीं है तो आप सोचें कि मैम ने तो सामान्यीकरण बताया था, यहाँ पे है नहीं तो कोई और है। इसलिए हम दोनों को एक साथ लेके बता रहे हैं। निष्कर्ष भी यहाँ हो सकता है, जनरलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो जनरलाइजेशन है उसका मतलब भी निष्कर्ष ही होता है, तो उसके सिनोनिम है, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। पर की पॉइंट क्या है, काम चलाऊ है। एक तो ये की पॉइंट हो गया। दूसरा ये बात करते हैं कि उसका टेस्ट अभी क्या है, बाकी है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं काम चलाओ निष्कर्ष है जिसका टेस्ट होना अभी बाकी है, ये इनकी पूरी डेफिनेशन है। उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है जिसका टेस्ट होना अभी बाकी है। तो यहाँ टेस्ट क्या है, अभी बाकी है। आप इस पे फोकस करिए। अगर टेस्ट बाकी, अगर आप ये सब छोड़ दीजिए, अगर आप ये भी की पॉइंट पकड़ेंगे तो भी आपकी डेफिनेशन करेक्ट होगी। तो लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग अभी टेस्ट क्या है, बाकी है। अगर हम बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो बोगार्ट्स ने कहा कि जो उपकल्पना है वो एक प्रस्थापना है। तो इनका की पॉइंट जैसे जनरलाइजेशन या निष्कर्ष था, इनका क्या है, प्रस्थापना। ये प्रस्थापना की बात करते हैं बोगार्ट्स, और इसमें ये क्या कहते हैं, इसका टेस्ट किया जाता है। तो इनमें तो बाकी था, लेकिन इनमें क्या होता है, बोगार्ट्स में टेस्ट किया जाता है। तो अगर टेस्ट किया जाता है तो क्या होगा, बोगार्ट्स। अगर टेस्ट बाकी है तो क्या होगा, लुंडबर्ग। ये 2 की पॉइंट है जो मुझे लगता है अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत होगा और हर हाल में गलत होगा, क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। इसलिए मैंने सोचा इसको हम अलग से समझाएं आपको। तो देखिए इंग्लिश में भी ये प्रस्थापना को प्रीपोजिशन कहते हैं, और कहते हैं प्रीपोजिशन इज़ टू बी टेस्टेड, और उसका वो बोगार्ट्स का जो है उसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों हो गया। एक पास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से याद हो जाए। इसके अलावा एक है पीटर एच मन, तो उनका भी कुछ ऐसे ही, अगर हम काम चलाओ को की पॉइंट पकड़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्होंने कहा है हाइपोथेसिस काम चलाओ या अस्थाई अनुमान है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, अनुमान है। तो पीटर एच मन कहते हैं कि हाइपोथेसिस काम चलाओ या अस्थायी अनुमान है। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की, डिफरेंस भी आपको बता दिया है।
और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक में टेस्ट बाकी होता है, एक में टेस्ट किया जाता है, एक में अनुमान होता है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के भी अगर आप हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बनाएंगे, अपनी आंसर राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाएगा और काफ़ी अलग भी हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर बहुत प्रॉपरली मिल जाएगा। तो हाइपोथेसिस की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हाइपोथेसिस सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए, कुछ रिलेशनल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हाइपोथेसिस अच्छी मानी जाती है। तो हाइपोथेसिस की टाइप्स कुछ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका यूज़ ज़्यादातर जनसंख्या के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई है भारत में 60% जनसंख्या है, 70% जनसंख्या है, या रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी, या कितनी लिटरेट है, कितनी इलिटरेट है, इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं, तो जब कुछ ऐसी बात हो रही होती है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है कि जो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है उसका यूज़ किस में करते हैं, तो जनसंख्या में या पॉपुलेशन से संबंधित जितने भी वो स्टडी होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है सेंसस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह है रिलेशनल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें संबंध होते हैं आपस में या संबंधों को दर्शाया जाता है। उनको लेकर जब दो तत्वों के बीच में कोई रिसर्च, कोई एनालिसिस किया जाता है तो क्या होता है, उसमें रिलेशन निकाला जाता है। तो जब ऐसी कुछ होगी जिसमें हम दो तत्वों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास शिक्षा अधिक है तो हम क्या होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ एजुकेशन है, एजुकेशन, और दूसरी तरफ मोबिलिटी। ये एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जिसके पास शिक्षा ज़्यादा होगी वो व्यक्ति अधिक गतिशील होगा या अधिक गतिशील है। या फिर इस तरह से हम देख सकते हैं जो कास्ट होती है उसका पॉलिटिक्स में क्या रोल है, पॉलिटिक्स में किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, आपस में संबंध को दर्शाते हैं। तो जब कुछ ऐसा संबंध दर्शा रहा होगा किसी भी एग्जाम्पल में, अगर ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, तो उसमें कौन सी हाइपोथेसिस होगी, रिलेशनल हाइपोथेसिस होगी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दें, ये जाति व्यवस्था से लेकर राजनीति व्यवस्था में या किसी और में लेके किसी में भी रिलेशन दिखा सकती है। जब संबंध आपको दिखे, दोनों में दिख रहा है, तो उसमें आप टिक करेंगे रिलेशनल हाइपोथेसिस। जब आपको लगे कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, तो वहाँ पे होगा डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारा कॉजुअल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, दो जो चर होते हैं उनके बीच में कारण दर्शाया जाता है। तो कारण किस तरह से दर्शाते हैं, जैसे कि ये अगर है तो इसकी वजह से ऐसा होगा। अगर मतलब शिक्षा बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट धन पे भी पड़ेगा। शिक्षा के बढ़ने के कारण धन का जो आय होती है वो बढ़ती है। तो इस तरह से इन दोनों में इम्पैक्ट दिख गया आपको, आप देख सकते हैं शिक्षा और धन में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल गया। या अगर हम एजुकेशन को ही लें तो जिस व्यक्ति के पास हायर एजुकेशन है, जिसको हायर एजुकेशन मिल गई है, वो क्या होगा, इसकी तुलना में मोर मोबिलिटी उसके में होगी, वो ज़्यादा गतिशील होगा। तो इस तरह से जब हम डेली लाइफ के एग्जांपल को देख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, कारण के सहित हम किसी भी घटना को या इंसिडेंट को दर्शाते हैं, तब वहाँ पे कॉजुअल हाइपोथेसिस होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। तो जो हमारे जो शोधकर्ता लोग डेली यूज़ में मतलब रिसर्च में जो यूज़ करते हैं, वो हाइपोथेसिस जो शोध कार्य के लिए की जाती है वो होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसको एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप में देखा जाता है और पॉजिटिव हाइपोथेसिस मानी जाती है।
तो ये क्या है, एक पॉजिटिव हाइपोथेसिस मानी जाती है, यानी सकारात्मक हाइपोथेसिस मानी जाती है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, शोध कार्य में किया जाता है। तो ये हमारी ये तो नाम से ही पता चल जाएगी, आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आती है हमारी नेगेटिव हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन दो चीज़ों में जब आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखेगा, मतलब एजुकेशन के बढ़ने से मोबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों में से कोई भी जो भी आपने सोचा है वो नहीं है। जैसे कि हम मान के चलते हैं पहले से कि जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं उसका कारण प्रेम विवाह है, क्योंकि पहले से ही लोग प्रेम में होते हैं, उसके बाद जब शादी करते हैं तो विच्छेद हो जाता है, क्योंकि उनका मन भर चुका होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो शादी उनकी नहीं टिकती, ऐसा हम मान के अगर चलते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब रिसर्च किया तो मुझे फाइंड आउट हुआ कि ऐसा तो है ही नहीं, जिन लोगों ने प्रेम विवाह किया वो लोग ज़्यादा सक्सेस हैं कंपैरिजन में जिन लोगों ने अरेंज मैरिज की थी। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो अरेंज मैरिज में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, या उस टाइम में जितने टाइम में उनको टाइम मिलता है वो नहीं समझ पाते हैं एक दूसरे को, भले ही वो कितना भी लंबा समय ले लें, लेकिन जो रियलिटी होती है वो साथ में रहने के बाद पता चलती है। ये मैंने रिसर्च करने के बाद फाइंड आउट किया। पर इसके पहले क्या सोचना था कि जो प्रेम विवाह होता है उसकी वजह से विच्छेद हो रहा है, लेकिन रिसर्च क्या निकल के नहीं, जो अरेंज मैरिज हो रही है उसकी वजह से विवाह विच्छेद हो रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सोचा था उसका कारण वही है, या फिर गरीबी के कारण आत्महत्या हो रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसका कारण कोई और भी हो सकता है। तो जब इस तरह से कुछ होता है तब वहाँ पे क्या होता है, नल हाइपोथेसिस या नेगेटिव हाइपोथेसिस को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है, दोनों चरों में कोई संबंध नहीं होता है, जो हमने सोचा होता है ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दोनों में संबंध नहीं है, तो नेगेटिव या नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में, ये होता है जब हम किसी भी चर को संख्या के माध्यम से दर्शाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा कि की आयु जो एज है वो 11 से ज़्यादा है, या का जो है वो उसकी इनकम 11 से ज़्यादा है। तो जब हम किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को किसी संख्या के माध्यम से दर्शाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यूज़ होगी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सब में डिफरेंस समझ में आया होगा, और टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो इन 3 को आप एक में रख लीजिए, इन 3 को आप एक में रख लीजिए, तो आराम से आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस सच, इसका एग्जांपल सेंसेस है। रिलेशनल हाइपोथेसिस में आपस में संबंधों को दिखाएंगे दो चरों के बीच में। कॉजल हाइपोथेसिस में क्या होगा, कारण दिखाएंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस जो शोध कार्य के लिए यूज़ की जाती है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक सकारात्मक हाइपोथेसिस है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस है। नेगेटिव या नल हाइपोथेसिस में दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो होती है जिसमें संख्याओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो हाइपोथेसिस में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, और बाकी हम जब रिसर्च पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।